फ्रेंड्स, आज भी एलआईसी के शेयरों में हमने गिरावट देखी और ये गिरावट पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। अब लोगों को डर लगने लगा कि कई स्टॉक 800 के नीचे न चला जाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल नए इन्वेस्टर जो मार्केट में एंट्री किए और वो एलआईसी के वजह से ही यहाँ पे आए। एलआईसी की जो पॉलिसी होल्डर थे, जो पिछले कई सालों से एलआईसी पे भरोसा करे थे, जिन्होंने एलआईसी में अपना निवेश किया हुआ है, पॉलिसी ली हुई है, उन लोगों ने एलआईसी पे भरोसा करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया आईपीओ के माध्यम से। वो लोग बाजार के लिए बिल्कुल नए, उनको बाजार की डायरेक्शन का कोई पता नहीं कि बाजार में क्या होता है। वो पहली बार ही आए, पहली बार ही उनको लॉस हो गया, तो अब उनकी रातों की नींद उड़ गई है। जो उनका इन्वेस्टमेंट था उसमें बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। एक तरफ तो आप देखोगे कि एलआईसी ने उनको डिस्काउंट दिया था, तो उनको काफ़ी खुशी हो रही थी कि हमें एक अच्छी तरह से डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हुआ उसका उलट, डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई और उसके बाद प्राइस जो है वो गिरती जा रही है। तो अब उनको समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। अब यहाँ पे सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया कि सरकार अपना Q4 का रिजल्ट पेश करेगी और उसके साथ में डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगी। इस बार जो रिटेल इन्वेस्टर को बड़ा जख्म लगा, उसका इलाज जो है वो सिर्फ डिविडेंड के माध्यम से ही हो सकता है। अगर गवर्नमेंट बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तभी लोगों को राहत मिल पाएगी। प्राइस बहुत नीचे आ चुकी है। जो डिस्काउंट की प्राइस को अगर बात कर दिया जाए तभी भी उनको अभी कम से कम 70 रुपीज़ के आसपास लॉस हो रहा है, और इतने बड़े लॉस को कवर करने की संभावना तभी हो सकती है जब बड़ा भारी भरकम डिविडेंड दिया जा सके। तो क्या गवर्नमेंट ऐसी तैयारी करेगी? क्या भारी भरकम डिविडेंड दे जा सकती है जिस तरह से एरामको ने अपने इन्वेस्टर को दिया था और फिर एरामको की प्राइस बढ़ने लगी थी? तो क्या एलआईसी भी ऐसा करेगी? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आगे क्या संभावना बन रही है। और आप देखोगे तो बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। ये गिरावट कहाँ तक जाएगी? क्या बाजार में ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी या फिर यहाँ से तेजी बन सकती है? तो फ्रेंड्स, अब एलआईसी के शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बनाए रखे या फिर लॉस बुक करके निकल जाए? क्या है आगे की संभावनाएं? और जो नए इन्वेस्टर है, क्या उनको यहाँ पे गिरावट में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? बहुत सारी बातें जिनको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 831 पर, लो 814 का और आई है 841 का। अंत में 814 पर क्लोजिंग रही, यानी नीचे की तरफ ही क्लोजिंग है, जो बहुत ही बुरी बात है क्योंकि जो है अभी फिलहाल माहौल जो गिरावट का ही दिख रहा है, जिसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ है। और जो गिरावट हुई है वो करीब 0.99% की, यानी लगभग 1% की गिरावट आज भी हो गई है। अब यहाँ पे देखें तो गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है बाजार में लगातार माहौल गिरावट का बना हुआ है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो 53,749 पर आ चुका है, जहाँ पे 303 पॉइंट की आज भी गिरावट है, यानी 0.56% की, आधा प्रतिशत की गिरावट BSE सेंसेक्स में। और पिछले कई दिनों से आप देखोगे तो लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है, भले थोड़ा थोड़ा ही करके, लेकिन बाजार फिर से नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करें तो 16,025 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.62% की गिरावट थी। अच्छी बात यह है कि अभी भी 16,000 का स्तर आज इसमें हमें देखने को मिला है। तो ये जो गिरावट के पीछे वजह है इंटरनेशनल मार्केट। आप देखोगे तो डाउ जोन 0.15% की तेजी थी, जहाँ पे 31,928 का स्तर देखने को मिला। अब S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 0.81% की गिरावट के साथ में 3,941 के स्तर पर क्लोजिंग रही थी। अब नेस्डेक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट थी, 11,264 पर 2.35% की गिरावट, यानी बड़ी गिरावट है। और रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,764 पर गिरावट थी, यानी 1.56% की गिरावट। और ये ऑयल इंडेक्स है जो 0.22% अप पर है। तो इस वजह से माहौल जो है वो पूरा नेगेटिव बना के इंटरनेशनल मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा दबाव में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FI लगातार सेलर बने हुए हैं। अगर कल भी हम देखें तो कल FI ने करीब 7,947 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की, लेकिन सामने 10,340 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। तो इस तरह से कल FI ने 2,393 करोड़ रुपीज़ का अपना बेचा है। तो इस तरह से आप देखोगे लगातार बिकवाली उनकी जारी है और सामने हमारे बड़े फंड हाउस खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल DI की तरफ से 6,171 करोड़ रुपीज़ का नया खरीदा गया माल, और सामने जो बिकवाली हुई वो है 4,223 करोड़ रुपीज़ की। तो कल देखें तो ये 1,948 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की गई है। तो आप देखोगे DI लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन FI की लगातार बिकवाली जारी है और उनकी जो अमाउंट है वो DI से ज़्यादा, और इसी वजह से हमें बाजार में दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ रही है। WTI क्रूड की बात करें तो 111 पर, जहाँ पे 1.46% की तेजी है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 115 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.22% की तेजी है, और इसी वजह से निगेटिव माल बनते जा रहा है। 803 का ये लो बना चुका है
और इसकी जो आईपीओ प्राइस थी आपको पता है 949 की थी, 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला था एलआईसी के पॉलिसी होल्डर थे उनको, और साथ में 45 रुपीज़ का रिटेल इन्वेस्टर के लिए था और एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट था। अब फिलहाल जो प्राइस है वो 820 पे आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हो चुका है, और यहाँ पे ये जो लॉस है इसकी तरफ से अब क्या संभावना बन रही है, तो एलआईसी अपना Q4 का रिजल्ट पेश करने वाली है। 30 मई को Q4 का रिजल्ट पेश करेगी, और साथ में एलआईसी की तरफ से कहा गया है कि वो डिविडेंड भी मंजूर करने वाली है। यानी एक तरह से देखें तो जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा सकती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आती कि डिविडेंड क्या होता है। तो एक्चुअल में डिविडेंड वो होता है जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट में हमें हिस्सेदार बनाती है, क्योंकि हम भी शेयर होल्डर है उसकी कंपनी के, हम भी हिस्सेदार है। तो हिस्सेदार हो जो प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उसका हिस्सा हमें कुछ मिलता है, तो इसी को डिविडेंड कहते हैं। और डिविडेंड जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, और इस बार जिस तरह से लॉस हुआ उसके हिसाब से अगर भरपूर डिविडेंड दिया जाएगा तभी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव माहौल बनेगा। कम से कम जो लॉस हुआ है उसको कवर करने की कोशिश की जा सकती है। तो जो एनालिस्ट है उनके हिसाब से जो राय निकल के आ रही है, उनका कहना है कि एलआईसी इस बार जो लोगों को लॉस हुआ है वो पूरा कवर करने की कोशिश करेगी, यानी उनकी तरफ से भारी भरकम डिविडेंड दिया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार भी एलआईसी ने डिविडेंड नहीं दिया था, तो ये 2 साल का डिविडेंड साथ में मिल सकता है। इस वजह से हो सकता है कि इस बार डिविडेंड दमदार हो, और अगर ऐसा होता है तो फिर तेजी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अब हिंदुस्तान जिंक में भी अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है सरकार। पूरी तरह से उनकी जो हिस्सेदारी है यानी 29.54% की हिस्सेदारी, वो पूरी की पूरी हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी सरकार बेचने वाली है। और यहाँ पे देखोगे धीरे धीरे सरकार को फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, जब लगातार महंगाई की मार झेल रहे हैं। तो वहाँ से जहाँ से हो सके वहाँ से अब फंड की व्यवस्था की जा रही है, और इसका नतीजा है कि आप देखोगे हिंदुस्तान जिंक से भी एक बड़ी हिस्सेदारी सरकार अपनी बेच रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो महंगाई को रोकने की भी सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है। अब इन्होंने जो शुगर एक्सपोर्ट था उसको भी रोक लगा दी है। अभी यहाँ से शुगर एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि प्राइस लगातार बढ़ रही थी, और ऐसे में शुगर के ऊपर रोक लगा दी गई। ये 1 जून से लागू हो जाएगी शुगर के ऊपर एक्सपोर्ट रोक, क्योंकि आपको पता ही होगा शुगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इस हर घर में सुबह उठते ही चाय चाहिए, तो ऐसे में शुगर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी प्राइस मेंटेन रहे, और इसीलिए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि शुगर को एक्सपोर्ट को रोक दिया है। दूसरी तरफ सोयाबीन और जो सनफ्लावर ऑयल जो बाहर से आता है उसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में सरकार ने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और सेस था उसको खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से जो उसकी प्राइस है वो नीचे आएगी और कुछ फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि इस समय तेल की जो प्राइस लगातार बढ़ रही है उसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। तो सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे निर्णय ले रही है। इन्होंने इससे पहले जो है पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी कम की है, और अब धीरे धीरे क्रूड ऑयल की वजह से जो मार पड़ रही है उसका जो भी लॉस हो रहा है उसको कवर करने के लिए सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। हो सकता है इन सबका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले और आने वाले समय में कुछ महंगाई में हमें राहत दिखाई दे, तो फिर संभावना पॉजिटिव बनेगी। फिलहाल जो LIC की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि अब एक ही रास्ता है सरकार के पास कि भारी भरकम डिविडेंड दिया जाए अरामको की तरफ, और इसी के वजह से यहाँ पे शेयर की प्राइस बढ़ती हुई हमें दिखाई दे सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी भी कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 64% बाई की कॉल है, 28% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। तो अभी भी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ तो बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 815 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 807 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो फिर 797 तक जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गिरावट में ये 800 के नीचे भी जा सकता है, और यही सबसे बड़ी चिंता है कि अगर 800 के नीचे चला गया तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के उसके हिसाब से आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 735 का स्टॉप लॉस लगा के आपको 800 के आसपास खरीदारी की सलाह दी जा रही है कि अगर आप 800 के आसपास खरीदोगे तो आने वाले समय में यहाँ पे प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी, और इस मौके का आप फायदा उठा सकते हैं। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 832 का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 842 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 850 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल आप देखोगे तो इसकी रेंज 800 से 850 के बीच में बन रही है, और अब बड़ी गिरावट में भी 800 के नीचे जाने की फिलहाल संभावना है, क्योंकि यहाँ पे खरीदारी शुरू हो जाएगी। काफ़ी नीचे स्टॉक आ गया और इसकी फेयर वैल्यू लग रही है। तो जितने भी रिसर्च एनालिस्ट हैं उनकी एक ही राय कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। आने वाले समय में डेफिनेटली आपको ये माल बहुत ही शानदार रिटर्न देगा। और LIC जिस तरह से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, आपको ये ध्यान रखना है। LIC खुद एक बड़ा इन्वेस्टर है मार्केट के, तो आने वाले समय में इसकी प्राइस तो यहाँ पे रुकने की कोई संभावना है ही नहीं। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा और जैसे बाजार में तेजी की संभावना बनेगी, ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा। तो आप अपना सारा डर खत्म करके निवेश बनाए रखें, और जिसने LIC के शेयर नहीं लिए IPO के माध्यम से वो भी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा, और डिविडेंड भी दमदार रहने की पूरी संभावना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।